नमस्कार साथियों, बच्चों कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहे हैं, उम्मीद है कि आपकी भी धड़कनें भी तेज़ हो रही होगी। चलिए आज फिर प्रैक्टिस पेपर के साथ हाजिर हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। रीतिकालीन कवि थे महाकवि भूषण। इनकी रचना का नाम छत्रसाल दशक। ये राजा छत्रसाल के जो है वो दरबारी कवि रहे। उन्होंने शिवाजी के भी रहे और राजा छत्रसाल के भी रहे, तो उन्हीं की प्रशंसा तो करी इन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने वीर रस का काव्य भी लिखा। ये एकमात्र ऐसे रीतिकालीन कवि थे जिन्होंने वीर रस का और प्रकृति का वर्णन भी किया। तो भूषण इनका मूल नाम नहीं था। थोड़ा सा भूषण के बारे में बता दूं आपको। महाकवि भूषण जिनको हम जानते हैं, इनका मूल नाम था घनश्याम दास त्रिपाठी, लेकिन ये चित्रकूट के राजा रुद्रसेन ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी और बाद में भूषण के नाम से इतने विख्यात हुए कि लोग इनका मूल नाम भूल गए। और इस प्रकार जो है छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे। जैसे कि आपको पता है, रीतिकालीन कवि सारे किसी न किसी राजाओं के आश्रय में थे, उनकी प्रशंसा करते थे, इसलिए श्रृंगार रस ज़्यादा प्रधान है। अलंकृत काल, श्रृंगार काल इसीलिए कहा है। लेकिन भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी और वीरता का उल्लेख किया। और कहते हैं कि इन भूषण से प्रभावित होकर राजा छत्रसाल ने स्वयं इनकी पालकी को कंधा दिया था, इनको इतना सम्मान दिया था। तो भूषण के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया यहाँ पे। रेणुका, चितंबरा, दीपशिखा और छत्रसाल दशक। तो छत्रसाल राजा जो है राजा छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक लिखा था इन्होंने। डी आ जाएगा इसका। रेणुका किसकी है, रामधारी सिंह। रेणुका किसकी, ये रामधारी की आएगी रेणुका तो। और उसके बाद चितंबरा जो है पंत की और दीपशिखा जो है महादेवी की। तो ये इस प्रकार अलग अलग रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतिकालीन जो ज़्यादातर कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। अधिकतर की रचनाएं ब्रज भाषा में, इसलिए ब्रज भाषा आएगा, क्योंकि ब्रज भाषा प्रेमी थे। अपने राजाओं के आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने के लिए उस समय यही एक जो न साहित्यिक और मधुर भाषा थी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी। अभी अभी ये बात हुई है दोस्तों हमारी, जो न पद्माकर जो थे वो उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी है ना। सॉरी, भूषण जी ने वीर रस की रचनाएं लिखी है। उनके अलावा सारे रीतिकालीन कवि श्रृंगार रस, अलंकार, दृष्टांत उनमें ही पड़े रहे। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और ये ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है जिसमें 713 दोहे हैं। सिर्फ एक ही रचना है जिसमें गागर में सागर कहा जाता है बिहारी सतसई को। उसके बाद आगे देखिए, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक मिलता है। यानी कि किस कवि ने सुजान, घनानंद की कविताओं में अधिक मिलता है, क्योंकि घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान और जो उसको छोड़ के चली गई थी, इसलिए उनकी रचना में सुजान शब्द बार बार आता है। तो कहते हैं घनानंद जी जो थे वो शकल से ज़्यादा सुंदर नहीं थे, एक आँख से काने भी थे, और इनकी प्रेमिका जो सुजान थी वो बहुत ही सुंदर थी, नर्तकी थी, और फिर इनको छोड़कर चली गई थी। तो उनको लेकर इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी है। तो सुजान शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा घनानंद ने किया है। उसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। रीति काल के जो कवि है उनको 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। जो आचार्य थे वो तो रीति सिद्ध थे, और जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते रहे आचार्य तो को नहीं थे, वो वो रहे रीति सिद्ध तो आचार्य थे। रीतिबद्ध लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले थे, और जो लक्षण ग्रंथों से थोड़े से निकले हुए थे उनको रीति मुक्त कहते थे। तो 3-4 कवियों का नाम आता है, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। इन 4 कवियों का नाम सबसे ज़्यादा आता है। तो इसमें केशवदास जो है वो रीति सिद्ध थे, तो इनका डी आएगा यहाँ पे। 56वां प्रश्न हमारा। उसके बाद अगला 57वां प्रश्न देख लीजिए, रानी केतकी की कहानी। दोस्तों ये मैंने विस्तार पूर्वक बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर तैयार किए थे, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने प्रश्नोत्तरी उठाई और उसमें मैंने विस्तार पूर्वक कहानी वाले में बताया हुआ है कि पहली कहानी कौन सी थी, किस कहानी का क्या नाम है। जब हिंदी भाषा का विकास था उसमें कहानी, उपन्यास, पत्र पत्रिकाओं का जिक्र किया गया है, वहाँ सारी बात बताई है। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंशाअल्लाह का नाम था इनका। और ये जो है इसका दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी का क्या है, एक और नाम भी है इसका, उदयभान चरित, ये नाम है इसका कहानी का। तो ये पहली कहानी भी मानी जाती है हिंदी साहित्य की। उसके बाद अगला देख लीजिए, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। हिंदी के विकास में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो 1800 में हुई थी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और उसमें से ये इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लूलाल, मुंशी सदासुखलाल, ये सारे उसी से कहीं ना कहीं संबंधित थे। तो सदल मिश्र की रचना रानी केतकी की तो अभी हमने पढ़ी है। प्रेम सागर जो है मुंशी सदासुखलाल
प्रेम सागर लल्लूलाल, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल का है। तो इनकी सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिक्यात्तोपाख्यान, यानी कि डी आ जाएगा इसका। ये मैंने विस्तार पूर्वक इनकी कौन से की भाषा सुटीली थी, कौन किस पांडित्य प्रदर्शन करता था, कौन किस प्रकार से लिखता था, किसने किसको प्रोत्साहित, सारे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, एक आपने शायद अभी तक लाइक तो कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, ताकि अपने दूसरे मित्र और बंधु बांधवों को जो है इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। हमारा तभी शायद यह कार्य पूरा होगा कि हम अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। तो आप जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, आगे तक भेजें, शेयर करने में कंजूसी ना करें। आपके प्रसाद पर्यंत हमारी कोई भी वीडियो पे जो है ना 100 से ज़्यादा लाइक नहीं होते, क्योंकि आप लाइक करते ही नहीं हो, देखते तो बहुत हो। तो इसलिए बार बार मुझे कहना पड़ता है। अच्छा तो नहीं लगता मुझे बार बार ऐसे बोलना, लेकिन लाइक अवश्य करें, शेयर करें, नए बंधु आए सब्सक्राइब करें। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में दोस्तों क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास में सत्यार्थ प्रकाश का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कैसे रहा? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश जो है ना हिंदी की एक अनुपम कृति थी, और इसको पढ़ने के लिए भी लोगों ने, बहुत सारों ने हिंदी सीखी। हमारे जो है ना स्वामी दयानंद की रचना है, ये ग्रंथ है जिसके बारे में घर गृहस्थी से लेके और सन्यासियों तक के बहुत सारे नियमों को बारीकी से बताया गया है। और इनके जो भाग है, अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है कि मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका मूल नाम मूलचंद था, उन्होंने ये लिखी थी। स्वामी श्रद्धानंद जो है उनके गुरु थे। विवेकानंद भी धर्मगुरु रहे हैं। केशव चंद्र सेन भी जो है वो ब्रह्म समाज से संबंधित रहे कहीं ना कहीं। तो हमारे इनका सबका योगदान कहीं ना कहीं भारत के विकास में विशेष तौर पे रहा। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? यानी कि भारतेंदु ने बाकी तो सारे लिखे, एक नाटक है यहाँ पर लगाया हुआ निशान रणधीर प्रेम मोहिनी, उनका नहीं है, डी ऑप्शन आ जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक जो था इनका भारत की दुर्दशा पर है, यानी कि क्या है इसमें ये दिखाया गया है कि भारत का क्या हाल हो रहा था। नील देवी भी प्रेम जोगिनी, ये अलग अलग रूपों में कहीं ना कहीं भारत की वास्तविकता का वर्णन ही है इसमें। तो रणधीर प्रेम मोहिनी इनका नाटक नहीं है। आगे देख लीजिए, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? यानी कि हिंदी समालोचना का सूत्रपात, समालोचना समझते हो किसी भी चीज़ की आलोचना करना और विस्तार वो उदाहरणों के साथ आलोचना करना समालोचना कहलाता है। तो यहाँ पर कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका ब्राह्मण, अब ये कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका, इनके संपादक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का नाम आया है यहाँ पे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक का नाम बता देती हूँ पहले तो मैं आपको, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन था। ये भारतेंदु के समकालीन ही थे। 1881 में पत्रिका निकली थी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका थी जिसमें समालोचना का सूत्रपात हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे आप इसको, इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में पूछा जा सकता है। अगले बार देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, 62वां प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, यहाँ लेखक का नहीं है, ध्यान देना। तो बंग महिला है जो हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है। उसके बाद अगला, बंग महिला इनका नाम ही है, कभी उसको तो बंगाल की महिला है, बंग महिला इनका नाम। उसके बाद अगला जो है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी हिंसानुभूति विस्मोधम विस्मोषधम और बादशाह दर्पण पद्मावती, पद्मावत है, पद्मावती ये डी रचना इनकी नहीं है, यानी कि ये डी आ जाएगा। इनमें से पद्मावत जो है कहते हैं कि पद्मावत का नाम ही पहले पद्मावती था। जो न जायसी की रचना है ये, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, रीतिकालीन कवि है। उसके बाद इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादन का नाम क्या है? यानी कि सरस्वती पत्रिका के संपादन, इनमें से जितने नाम है यहाँ पे उनको अगर हम नाम ले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उनका नाम जो सब जानते हैं, 1903 से लेकर और 1920 तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। और संपादन क्या किया था, यूँ लगा लो कि हिंदी को साहित्यिक रूप देने में, परिमार्जित करने में, बहुत सारे कवियों को जो है ना गढ़ने में इस पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान रहा था। 65% देख लीजिए, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? यानी कि एक जोड़ा सही है, बाकी सारे गलत है। महादेवी वर्मा निहार, यही जोड़ा सही है, पहला ही निहार इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की कामायनी नहीं है, प्रसाद की है। पंथ की तोड़ती पत्थर नहीं है, निराला की है। और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की है, निराला की नहीं है। तो ये तीनों गलत है और एक सही है। उसके बाद अगला देख लीजिए प्रश्न, कौन सा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बच्चों ये इसको पल्ले गांठ मार लो, बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है छायावाद की, जिसमें नगेंद्र की ये परिभाषाएं बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद कौन सा कवि छायावादी नहीं है? छायावादी कवियों की बात होती है तो 4 के नाम तो प्रमुख है, पंत प्रसाद, निराला, महादेवी। तो अब यहाँ पर तीनों तो दिए गए हैं, चौथा जायसी है। जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी क्या रीतिकालीन कवि है, ये हमारा छायावादी कवि नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए, छायावाद के प्रमुख छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना, ये ध्यान देना, वेदना की मर्मा विभक्ति अधिक है। वेदना की मैं नीर भरी दुख की बदली जैसी जो पंक्तियां किसने कही है? महादेवी वर्मा ने कही है। तो उनका जो है वो काव्य भगवान को संबंधित इस प्रकार की रचनाएं जो है ना वो ऊपर सेज पिया की सूलों से भरी है, किस विधि मिलना होए, इस प्रकार अपने इष्ट को भगवान को याद करते हुए मधुर वेदना भरी पंक्तियां जो है महादेवी वर्मा जी की है। तो आगे आके देखिए अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 69 प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है। प्रगतिवाद मतलब किस प्रकार का काव्य है, ये बात है यहाँ पे। दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्ति यथार्थ है, यथास्थितिवादी है। नहीं, ये वर्ग चेतना प्रधान पर ही है। प्रगतिवाद में जो है वो एक विशेष वर्ग को उठाया गया है, यानी कि जो निम्न वर्ग जो आम लोग थे उसको उठाया गया है और एक वर्ग को टारगेट किया गया है, इसलिए वर्ग में चेतना लाने के लिए है। ये तो प्रगतिवादी काव्य वर्ग प्रधान है। आप इस पे जो ना मार्क्सवाद का प्रभाव है, तो इसलिए उसमें वही है, पूंजीपति वर्ग पर निम्न वर्ग द्वारा जो ना करारा व्यंग और निम्न वर्ग में एक नई चेतना और नई स्फूर्ति का निर्माण, यही है इसका विशेष जो है वो थीम। उसके बाद 70वां प्रश्न ले दीजिए, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। नहीं वाले प्रश्न थोड़े ध्यान से पढ़ा करो। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना और युग धारा जो है उनकी नहीं है। युग धारा रचना किसकी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है। उसके बाद अगले प्रश्न दे दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? देखिए आपने पढ़ा होगा तो ये 1943 में जो है वो तार सप्तक निकला था। 43 में आपने सबने पढ़ा होगा। और उस तार सप्तक में जो है अज्ञेय ने इसका संपादन किया था, और अज्ञेय ने संपादन किया था तो इसके 7 कवि थे प्रत्येक सप्तक के, यानी कि 7 कवियों की रचनाएं एक सप्तक में निकलती थी। तो ये तार सप्तक पहला था जो 1943 में निकला था। इसका एक ही उद्देश्य था, जैसे पहले अभी हमने पढ़ा है, प्रगतिवादी और फिर प्रयोगवाद। तो वहाँ दोनों चीजें जो है ना कहीं एक दूसरे की पूरक थी, लेकिन प्रयोग थोड़ा अलग था। प्रगतिवाद जो है क्या था, उसमें लोगों को वही है कि वो चेतना लानी, निम्न वर्ग का प्रयोग करना, निम्न वर्ग का उल्लेख करना, इस प्रकार जो है ये इसका वर्णन था। तो ये सप्तक के कवि, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि सप्तक के कवियों को आप कैसे याद रखोगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें और ध्यान से देखें। उसकी एक ट्रिक बना रखी है, वो अंत में बात करेंगे हम, अभी करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला हमारा शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक का था, तो ये ए ही आ जाएगा इसका ऑप्शन। आगे बढ़ के देखते हैं 72वां प्रश्न, अज्ञेय कौन से वाद के कवि है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। अज्ञेय किसके है? प्रयोगवाद के कवि है। उनके सप्तकों में जो है प्रयोगवादी कविताएं हैं, तो इसलिए प्रयोगवाद के कवि है। प्रयोग क्या था? नई नई जो है ना चीजों का प्रयोग करना, उसमें जो है ना कुत्ता, गधा, जो निम्नतम चीजें जो पहले काव्य में नहीं आई थी, इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करना, नए नए प्रयोग थे। और उसमें जो है वो कहते हैं ना, भावनाओं से ज्यादा बुद्धि पर बल दिया गया था। प्रयोगवाद इस प्रकार की रचनाएं थी। उसके बाद आगे देखिए, निहार की रचना किसने की थी? निहार किसकी रचना है? यानी कि निहार की रचना महादेवी वर्मा की है। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए महादेवी वर्मा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि एक जोड़ा हमारा ऐसा है इसमें जो सही नहीं है, वो कौन सा है? प्रिय प्रवास किसका है? हरियोध का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, ठीक है। संध्य गीत आंसू निराला का, और साकेत तुलसी प्रसाद का। आंसू जो है वो सही नहीं है। आंसू किसका है? ये है प्रसाद का, तो सी ऑप्शन इसका गलत है। साकेत तुलसीदास का भी गलत है,
अच्छा सही है, सॉरी ठीक है, सही देखना है हमें, तो प्रिय प्रवास ही सही है, बाकी सारे गलत है। सांदे गीत भी गलत है, ये तो महादेवी वर्मा का है। आंसू जो है वो प्रसाद का है, और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, तो इसलिए हमारे तीनों गलत है, एक यानी कि ये ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 75वां प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है, यानी कि प्रयोगवादी कवि किस पर चलते हैं। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग है भावुकता के स्थान पर, हाँ यही आएगा हमारा बी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा का महत्व है। वो कहते हैं बुद्धि सबूत होती, भाव कुछ नहीं होते, तो ये विशेष बात है इसमें, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला हमारा गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक की यदि बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है त्रिलोचन नहीं, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, कुंवर नारायण। अब देखिए क्षेत्र में प्रश्न की यदि बात करें तो हमारा गुलाबी बन्नो तो नहीं था, गुल की बन्नो तो हमने पढ़ा है, गुलाबी की जगह है यदि हम करते हैं गुल की बन्नो, तो वो तो धर्मवीर भारती की है। गुलाबी बन्नो तो कभी ध्यान में आया नहीं किसकी रचना है, और हो सकता है वही हमने ना पढ़ा उसके अलावा हो, तो ये आपके लिए है, आप देख लो इसको। मेरे हिसाब से तो गुल की बन्नो जो है धर्मवीर भारती की है। तो चलिए आगे देखते हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है। चंद्रगुप्त नाटक है उनका, जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, और अलका भी उसी की पात्रा है, तो डी ये हमारे एमए के सिलेबस में था, आपने पढ़ा होगा। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, ये सारे नाटक प्रसाद के ही है, ध्रुव नहीं है, ध्रुव है, ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त की पात्रा है अलका, जो चंद्रगुप्त में बहुत सारे पात्र हैं उन्हीं के साथ अलका भी है। उसके बाद अशोक के फूल निबंध के रचयिता, बहुत बार आता है ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल कई बार पूछ लिया जाता है, क्या है ये निबंध है और किसके अंतर्गत आता है, क्या इसमें दिखाया गया है, कई चीजें पूछ ली जाती है। हरिप्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल। उसके बाद प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा। इरावती जो है उनका अधूरा उपन्यास था प्रसाद का, तो ये जो है इसमें इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। आपने देखा होगा प्रसाद ने तो ऐतिहासिक चीजों का ही वर्णन ज्यादा किया, उनके नाटक भी सारे ऐतिहासिक है, तो उनका इरावती उपन्यास भी जो अधूरा रह गया था, प्रोडो अच्छा उपन्यास था उनका लेकिन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इसका थीम जो है वो ऐतिहासिक है। उसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, यानी कि गोदान उनका, सेवा सदन, कर्म भूमि, शेखर एक जीवनी उनका नहीं है। शेखर एक जीवनी किसका है, ये अज्ञे का है उपन्यास, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी जब ये लिखा गया था, क्योंकि थीम से हटकर था, ये थोड़ा सा कुछ और ही तरह का था, तो इसलिए इसकी आलोचना भी हुई थी। ज्यादा विस्तार पूर्वक तो नहीं बता पाऊंगी, वो उपन्यास में फिर कभी पढ़ेंगे इसको। उनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है। कलम का सिपाही जीवनी है, चीड़ों पर चांदनी, और अर्ध कथानक बाण भट्ट की आत्मकथा। ये बाण भट्ट की आत्मकथा भी जीवनी है, चीड़ों पर चांदनी भी। अर्ध कथानक जो है वो एक आत्मकथा है, किसने लिखी थी, पहली आत्मकथा भी मानी जाती है हमारी बनारसी दास ने लिखी थी, ये जो ना ये जैन धर्म को मानने वाले थे, ये पंथ को बनारसी दास, और इन्होंने अपने जीवन पर आधारित लिखी थी। इसको पहली अर्ध कथानक को पहली आत्मकथा भी माना जाता है, 1641 में लिखी गई थी ये। और कहते हैं कि जैन धर्म के अनुसार जो है एक व्यक्ति की आयु 110 साल की होती है, तो उस समय ये 55 वर्ष के थे जब इन्होंने लिखी थी, इसलिए इसको नाम इन्होंने दिया अर्ध कथानक। तो इस प्रकार अर्ध कथानक जो है एक आत्मकथा है जो बनारसी दास जी की है। अर्ध कथानक किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है, तो ये प्रश्न हमारा वैसे तो पहले ही हो गया है, ये आत्मकथा है। उसके बाद हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ। रिपोर्टाज क्या होता है साथियों, रिपोर्टाज जो है जिस प्रकार इंग्लिश में एक रिपोर्ट होती है उसी प्रकार रिपोर्टाज होता है, ये एक नई विधा है, पहले हिंदी में ये नहीं होती थी। अब रिपोर्टाज जो है ना एक रिपोर्ट की तरह आंखों देखा वर्णन कहीं से अगर किसी का किया गया तो उसको रिपोर्टाज नाम दिया जाता है हिंदी में। उसका आरंभ किस युग में हुआ था, यदि द्विवेदी युग में करे, भारतेंदु युग से नहीं हुआ था, प्रसाद के बाद हुआ था तो प्रसादोत्तर, हाँ बाद हुआ था तो प्रसादोत्तर युग आ जाएगा, और छायावाद और प्रसादोत्तर एक दूसरे के पूरक है, इसलिए डी आएगा हमारा ही, क्योंकि प्रसाद छायावादी थे। उसके बाद अगला है हमारा, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार है भगवान दास, हमारी यात्रा इसके रचनाकार भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल, तो सी ऑप्शन रहेगा, लोचन प्रसाद पांडे इसके लेखक है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र, उनके सेतुबंध भी है, समारी का नहीं है, तो उपयुक्त तो दोनों आ जाएंगे, सी उत्तर रहेगा इसका, ठीक है सी। उसके बाद अगला देख लीजिए, अम्लीय रेखाएं के संस्मरण के रेखा के चित्रकार है, यानी कि अम्लीय रेखाएं संस्मरण है ये, इसके चित्रकार नहीं रेखा चित्रकार, यानी कि लेखक कौन है इसके, इस रेखा चित्र के, विष्णु प्रभाकर सत्यवती मलिक, बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका, बीट है। उसके बाद अगला देख लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणेश शंकर विद्यार्थी वाला भी,
जो ना महात्मा गांधी की जीवनी का नाम क्या है, श्री गांधी, ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे फिल्म भी बन चुकी है गणेश शंकर विद्यार्थी की, इस जीवनी पर, श्री गांधी नाम उनकी जीवनी का है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 88वां प्रश्न, ये काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आ गया। अनुभावों के कितने भेद माने जाते हैं, 2, 3, 4, 6। ये 2 जो दे रखा है ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे विभाव 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं विभाव, उद्दीपन और आलंबन। लेकिन अनुभावों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। 4 अनुभाव कौन कौन से होते हैं, अगर 4 अनुभावों की हम बात करें तो बता देती हूँ। वैसे मैंने अपना रस का जो चैप्टर करा रखा है उसमें बड़े विस्तार पूर्वक इसको समझाया हुआ है। अनुभाव होते हैं कायिक, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आगे सात्विक के फिर 8 भेद आ जाते हैं। तो इस प्रकार करके जो है ना ये 4 होते हैं, 2 नहीं होते। 88वां प्रश्न में इसका उत्तर 4 सही है। तो आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है हमारा 89वां। भरतमुनि के रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, यानी कि भरतमुनि ने रस सूत्र का विवेचन, ये हमने पढ़ा है। रस जब करवाए थे मैंने तब भी ये करवाया था। रस का वीडियो आप देख सकते हो, उसमें रस विस्तार पूर्वक बताए हुए हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके उसका जो आनंद ले सकते हो, समझ सकते हो, बड़े अच्छे से समझ आएगा। बड़े अच्छे इजी तरीके से समझाया हुआ है। अब इनकी जो रचना थी भरतमुनि की नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने 8 रस जो थे वो बताए थे, क्योंकि उनका मानना है कि 8 ही मूल भाव होते, 8 ही रस है। तो वहां से आप देख सकते हो। बी ऑप्शन रहेगा 89। 90वें प्रश्न पर बढ़े इससे पहले उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि इस वीडियो पे अच्छे से लाइक आने चाहिए। कम से कम हमारी ये लास्ट की प्रश्नोत्तरी चल रही है भाई, इन पे तो थोड़ा सा जोश दिखाओ कुछ। वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। वीरों का कैसा हो वसंत, जैसे कि आपको इस पंक्ति से ही दिखाई दे रहा है, वीरों के वसंत की बात है तो स्वभावतः है कि वीर बात की होगी। जब वीर और उत्साह और जोश की बात होती है तो रस हमारा होता है वीर से, ऑप्शन आएगा इसका। तो उसके बाद 91वां प्रश्न देख लीजिए। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। अब आप देखो, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, महादेवी वर्मा की जो है ये पंक्ति है, या नहीं, ये निराला की पंक्ति है। तो इसमें क्या है, करुण रस है, श्रृंगार है, अद्भुत है, विभत्स है। अब विभत्स नहीं है, अद्भुत भी नहीं, क्योंकि कोई इसमें अद्भुत बात नहीं है, और श्रृंगार भी नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। तो कौन सा रह गया हमारा, जब न करुणा का जब हमारा भाव, शोक का भाव होता है तो कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। तो ये ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पर देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, मेरे तो गिरधर गोपाल ही सब कुछ है, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट सुशोभित हो रहा है। मेरे पति सोई, अपने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में दिखा दिया है हमारी कवित्री ने यहाँ पे। और जो पति के रूप में दिखा दिया तो यानी कि वो क्या है, उसके प्रति समर्पित है, रति का भाव है उसके प्रति, रति का भाव है। तो कौन सा आएगा, श्रृंगार रस आएगा, ना कि शांत रस आएगा। इसमें गलत है, शांत रस नहीं आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए तातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, उपयुक्त कौन सा रस है। इसमें पूछा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए ता जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि मेरे सारे संकट दूर कर दो, राधा नागरी सोए है, राधा के सरवसव श्री कृष्ण तुम ही सब कुछ हो, जातन की जाए तो श्री की अगर परछाई भी पड़ जाए तो श्याम हरित दुति होए, यानी कि जो श्याम रंग है वहां भी बिजली की सी चमक उत्पन्न हो जाती है। तो यह क्या दिखा रखा है यहाँ पे, यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। तो भीति रस तो है नहीं, कोई होता नहीं है, अद्भुत भी नहीं है, वीर नहीं है, तो श्रृंगार है। और अगर मान लो यहाँ भक्ति आ जाता तो हम उसको करते, लेकिन भक्ति नहीं है, श्रृंगार है। तो इसका भी ऑप्शन रहेगा 93 का भी। उसके बाद अगला 94वां प्रश्न देख लिए। 99 कौन सा मात्रिक छंद है। छंद हमारे 2 प्रकार के होते हैं मूलतः, तो वैसे आजकल 3 मानते हैं, एक वर्णिक, एक मात्रिक और एक मुक्तक छंद आ गया हमारा। तो वर्णिक छंद वर्णों का होता है और मात्रिक छंद मात्राओं का होता है, जिसमें मात्राओं का महत्व होता है। तो दोहा, चौपाई और रोला, अगर इन तीनों छंदों की बात हम करते हैं तो दोहा भी मात्रिक है, चौपाई भी मात्रिक है और रोला भी मात्रिक है। तो डी आ जाएगा ऑप्शन, ये सभी सही है ये। उसके बाद 95वां प्रश्न देख लेते हैं। 95वें प्रश्न में क्या बताया है, मंगल भवन अमंगल हारी दरहु सो दशरथ अजर बिहारी। जब आप रामायण सुनते थे तो ये पंक्ति खूब सुनी आपने, रामचरितमानस की है। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम छंद की बात करें तो सारी रामायण दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। तो यहाँ पर ये चौपाई है जो बहुत अच्छे से गाई रविंद्र जैन ने रामायण में, जब हमने रामायण देखी टीवी पे, बार बार इसका प्रयोग हुआ। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में आप गिन सकते हो। तो बी ऑप्शन रहेगा इसका हमारा, चौपाई छंद बी।
उसके बाद आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है हमारा 96 यानी कि 96वां प्रश्न। 96वां प्रश्न क्या कहता है? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, यानी कि छंद शास्त्र किसने दिया था? छंदों की, मैंने छंदों का चैप्टर पढ़ाया था, विस्तार पूर्वक आपको बताया था किसने दिया था, कब आया था, क्यों आया था और किस प्रकार हम छंदों की पहचान कर सकते हैं। ये आप उसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसका आनंद ले सकते हो, समझ सकते हो, बड़े इजी वे से समझाया हुआ है। तो बी ऑप्शन रहेगा हमारा पिंगल। इनका पूरा नाम आप वहीं से देखोगे, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 97 यानी कि 97वां प्रश्न। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। अपनी भाषा का किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है पंक्ति। कहते हैं कि अपनी भाषा ही सब से उन्नति का मूल है, मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। उसी बात का इन्होंने यहाँ दिखाया है। इसमें पूछा गया है, चलो जी ये नहीं पूछा गया किसने लिखी, इसमें पूछा है कि छंद कौन सा है, इसमें छंद साटे इसमें कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए निज दो, एक रेख दो, दो और दो चार, दो छः, अगर देखें तो यहाँ दो इसमें चार और दो छः। और देखिए जब आधा वर्ण होता है तो पिछले पे दबाव पड़ता है तो वो डबल बन जाता है, तो दो और तीन और एक चार इसमें हो गए, और दो एक और दो तीन इसमें हो गए, तो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 पहले में हो गए, और दूसरे में 2 2 और 2 और 3 4, 4 और 2 6 7 8 9 10 11, 13 + 11 किस में होते हैं दोस्तों? अगर आपने छंद पढ़े हो तो वीडियो पे जाके दोहा छंद, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद वैसे तो रोला में भी यही होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा दीर्घ से होता है, तो ये ध्यान देना है, हमें ये याद रखने वाली बात है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास में कवि खदोत सम तह तह जह तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार पूछा गया है? बहुत ही प्रिय विषय है अलंकार, आनंद भी आते हैं अलंकार रस इस प्रकार के ढूंढने में। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास। अब यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास तो हम कह देंगे सूर सूर है यहाँ पे लेकिन अनुप्रास तो दूसरी श्रेणी का होता है, पहले और ढूंढ ले हम यहाँ। यमक उत्प्रेक्षा विरोधाभास, विरोधाभास तो नहीं है, पहले से ही काट देंगे हम। उत्प्रेक्षा में मनो मानो जनो जानो मनु जनहु जह तह, इस प्रकार तो है ये, लेकिन जह तह तो कोई और अलंकार होता है, तो ये भी नहीं, ये भी कट जाएगा। अनुप्रास दूसरी श्रेणी। कौन सा रह गया? यमक। यमक कैसे हैं? सूर सूर, यहाँ पर इनका 2 बार आए हैं, दोनों बार अलग अलग अर्थ हुआ है, तो इसलिए 98 का हमारा यमक अलंकार आ जाएगा। अलंकार का वीडियो आप मेरा देख सकते हो, बड़े अच्छे से समझाए हुए, आप कैसे पहचान करोगे, क्योंकि मैं यहाँ बता दूंगी सारे, तो फिर आप अलंकार सारे नहीं कर पाओगे, एक आधा ही होता है ऐसे तो। चरण कमल बंदऊ हरिराई में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर चरण कमल बंदऊ हरिराई, अब देखिए ये क्या है? चरणों पर कमल का आरोप कर दिया जाता है। जब आरोप हो जाता है भेदारोपण, तो कौन सा अलंकार होता है? हमारा रूपक अलंकार होता है। कोई भी चरण और कमल में कोई भेद नहीं रह गया, तो रूपक अलंकार हो गया है यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे से किए होंगे सारे प्रश्नोत्तर, और लाइक शेयर सब कुछ कर लिया होगा आपने, और अगली वीडियो के लिए भी तैयार रहो। और इस वीडियो को अच्छी तरह इसका 2 बार कम से कम निरीक्षण परीक्षण अच्छी तरह करके, जो इंपॉर्टेंट चीज लगे वो अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो, क्योंकि बार बार जो है ना, कई बार जरूरी नहीं होता आप मोबाइल खोल के सारी चीज देखो। कई बार कोई चीज आपको यूं लगती है कि मुझे बहुत अच्छे से याद रखनी है, और हो सकता है मेरे दिमाग में ना रहे, तो एक अपने नोट्स बनाने की आदत अगर आप डाल लेते हो तो कभी बीमार नहीं खाओगे। नील परिधान बिच्छू कुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये जो है हमारी पंक्तियां +2 के सिलेबस में है, तो इसमें कौन सा अलंकार पूछा है यहाँ पे। अब यहाँ पर सारा अलंकार है, नील परिधान बीच खुल रहा मृदुल अंग अध खुला मृदुल अंग खिला हो जो बिजली का फूल। अब यहाँ पर ये जो पे सारा जो है बिजली का तो रूपक अलंकार हो गया, लेकिन पहले हम इस जो को देखें, क्योंकि पूरा लाइन इस जो पे टिकी हुई है। तो जो है यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसका आपका व्याख्या करूं तो कहता है कि उस पानी में से, नीले पानी में से ऐसे जो ना वो किरणें चमक रही है, जैसे उसके बीच में कोमल शरीर की नायिका निकल रही हो, और उसका आधा खुला हुआ अंग एक फूल की भांति खिला हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे लग रहा है संभवतः है बिजली का फूल उसमें खिल गया होगा। बिजली का फूल आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा भाई। तो यहाँ पर संभावना दिखाई गई है। संभावना जब दिखाई जाती है तो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ना कि उपमा अलंकार। तो इसमें उपमा अलंकार नहीं है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। 100वां प्रश्न क्यों है? क्योंकि संभावना दिखाई गई है उसके खिलने की। उपमा तो तब दी जाती जब वास्तविक रूप से वो हुआ नहीं है।
उसमें संभावना है, उसकी चमक नायिका के शरीर की इतनी है। ये प्रतीकात्मक रूप में है पूरी कविता। यहाँ पर जो है अलग अलग प्रतीकों के रूप में कविता, वहां +2 के जब आप सिलेबस करोगे तो देखोगे इसको। तो इसलिए ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। ये जो है उत्प्रेक्षा और उपमा दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन जब आप अर्थ स्पष्ट करते हो तभी आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्न सीरीज पूरी हुई। उम्मीद है आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा और आप बड़े अच्छे से ध्यान से देखी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करने के लिए भी धन्यवाद नहीं करा है तो आप कर दीजिए, तो आपका पहले से ही धन्यवाद कर देती हूँ। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।